नमस्कार। लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान अध्ययन सीरीज कक्षा 6 से 12 के संपूर्ण निचोड़ की सीरीज के अंदर कक्षा 7 के 8वें अध्याय की बातचीत इस वीडियो में करेंगे। पिछले क्लास 6 की सारी वीडियो आपके अपलोड कर दी गई है, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और 7th क्लास की आज आपके 8वें अध्याय की बातचीत होगी और 8th क्लास की सीरीज भी अपने चल रही है, तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 8वें अध्याय का जो नाम है, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। आज़ादी से पहले राजस्थान में किस तरीके से सामाजिक और शैक्षणिक सुधार हुए थे, उसकी बातचीत करने वाले हैं। तो देखो, ठीक है। सामाजिक सुधार राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। देखो, 1818 से लेकर के, क्योंकि 1818 में क्यों प्रभाव रहा, तो आपको पता होगा 1818 से 1947 तक प्रभाव रहता। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने मेरे पिछली वीडियो देखा है तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मराठा संघर्ष के बाद में 1817 या 1818 के अंदर कंपनी जो है यहाँ पे राजस्थान के अंदर स्थानीय शासकों के ऊपर संधि थोपना शुरू कर देती है। यानी यहाँ के जो शासक है वो संधि शुरू कर देते हैं अंग्रेजों के साथ में। तो 1818 से लेकर के 1947 तक जो प्रक्रिया होती है वो सारी अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, सती प्रथा अनुमूलन। सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ध्यान रखें, सती प्रथा राजस्थान में पहले ही चलती थी, ठीक है। अब सती प्रथा को मध्यकाल में रोकने का प्रयास कौन कर रहा है? तुगलक। कौन प्रयास कर रहा है? तुगलक इसका प्रयास कर रहा है। और तुगलक के साथ में कौन भी प्रयास कर रहा है? अकबर। तो मध्यकाल में आप दो चीज ध्यान रखें, अकबर और तुगलक दो ऐसी लोग हैं जो इस प्रथा को रोकने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये चीज़ ध्यान रखें कि ब्रिटिश शासनकाल जब चल रहा था तब राजा राम मोहन राय, ब्रिटिश शासनकाल जब चल रहा था तब राजा राम मोहन राय ने ओके। तो सती प्रथा मुगल काल के अंदर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इसको रोकने का प्रयास किया। और ब्रिटिश शासनकाल के अंदर राजा राम मोहन राय, ब्रिटिश शासनकाल के अंदर आप किसको याद रखेंगे? राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय ने कुछ प्रयास किए जिससे ब्रिटिश सरकार प्रेरित होकर 1829 के अंदर एक कानून बनाती है जिसका जिसका नाम है सती प्रथा गैर कानून, या सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाता। अब कानून बनाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम कौन है? लॉर्ड विलियम बेटिक। और सती प्रथा क्या हो जाती है? बैन हो जाती है या बंद करने के आदेश दे दिए जाते हैं। सर्वप्रथम जयपुर में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। सबसे पहले जयपुर रियासत के अंदर ये कानून पारित हुआ। और इसके पश्चात बात करेंगे तो कोटा, जयपुर, मेवाड़ में भी सती प्रथा का अनुमूलन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले सती प्रथा होती क्या है वो देख लो, थोड़ी बहुत जानकारी। देखो, सती प्रथा महिला सती होने से संबंधित था। जैसे आपने इतिहास के अंदर देखा होगा कि शाका होता है, अर्ध शाका होता है या जौहर होता है। तो जैसे पति की मृत्यु के बाद में जो पीछे महिला रहती है उसको उसके साथ में अपना मतलब जीवित जला दिया जाता था, उसको जीवित जला दिया जाता था। यानी उसकी पति की मृत्यु के बाद में उस महिला को जीने का हक नहीं था, उसको उसकी पति की जो अग्नि जिसमें मतलब जो सीता जल रही है उसके साथ में उसको जला दिया जाता था। तो ये एक प्रकार से बहुत गलत था और इसको रोकने के लिए मध्यकाल में भी प्रयास किए गए जिसके
अंदर मोहम्मद बिन तुगलक था और अकबर था। उसके बाद में ब्रिटिश शासनकाल के अंदर बात करें तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी के अंदर एक कानून बनाया गया, और कानून बनाने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड विलियम बेटिक। और लॉर्ड विलियम बेटिक ने एक लेटर जारी करके कहा कि सती प्रथा एक गैर कानूनी है। ठीक है। और इसी के तहत सर्वप्रथम जयपुर रियासत ने ये सती प्रथा कानून है पारित किया, और उसके पश्चात कोटा, और कोटा के बाद में मेवाड़, ये सारी रियासतें शुरू हो गई। ठीक है ना। उसके बाद में कन्यावध प्रतिबंध। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखें कि राजस्थान में कोटा जो क्षेत्र है वहाँ पे कन्यावध है वो सबसे पहले बैन किया गया। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्यों ने इसका मतलब कानून बनाकर इसको भी गैर कानूनी घोषित किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको कोटा याद रखना है। ठीक है। बाल विवाह, अनमेल विवाह निषेध कानून। कम उम्र की कन्याओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना अनमेल विवाह है। ध्यान रखना, अनमेल विवाह। अनमेल विवाह क्या है कि मेल नहीं खाते हैं दोनों जोड़े। ठीक है। तथा अवयस्क बालक बालिकाओं का विवाह कर देना, दोनों ही कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थी। इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल व बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई थी। तो ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको रोकने की जो कोशिश की गई वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से के द्वारा की गई थी। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। ध्यान रखना, बाल विवाह से संबंधित कौन है? अलवर रियासत। कौन सी रियासत? अलवर रियासत। अलवर रियासत। अलवर रियासत क्या करती है? अलवर रियासत करती है 10 दिसंबर 1903 को। 1903 को क्या कर देती है? ये सारे कानून है बना करके बाल विवाह और अनमेल विवाह को बैन कर देती है। और ऊपर अपन ने देखा था कोटा, जो कन्यावध से संबंधित है, और उससे ऊपर देखा था अपन ने सती प्रथा, जिसके अंदर जयपुर को आप याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में दास प्रथा अनुमूलन। भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। जैसे कि आपने थोड़ा बहुत मोटा मोटी देखा होगा, दास प्रथा क्या होती है, यानी लोगों को बंधक बना करके काम करवाया जाता है। राजस्थान में इससे अछूता, राजस्थान भी इस प्रथा से अछूता नहीं रहा है। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिल गया। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवारों की प्रतिष्ठा एवं उच्चता का आंकलन होने लगा। यानी कहने का मतलब ये कि मध्यकाल के अंदर बात करें तो जिस व्यक्ति के पास सबसे अधिक दास की संख्या होती थी, और किसी परिवार के पास अधिक दास की संख्या होती थी, तो उससे पता चलता कि ये व्यक्ति प्रतिष्ठित है और उच्चता का आंकलन होने लगा। ये शासक सामंतों एवं धनिकों के यहाँ सेवा यानी शुश्रूषा के लिए रहते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से उनको गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ती थी। इस प्रथा को चाकर या हाड़ी के रूप में समझा जाता था। अपन कहते हैं नौकर चाकर, ये चीज। इस प्रथा का दूसरा नाम भी अपने को देखने को मिलता है, जिसका नाम चाकर या फिर हाड़ी प्रथा कहा जाता है। जैसे अपने मारवाड़ी में कहावत है, कोई चीज़ की मंगा वजन के हाड़ी रख उड़ा के तो खुद कौन ला सके। जैसे अपन भाई बहन कोई मारवाड़ी से संबंधित बैठा है गाँव में, और वो एक दूसरे ने काम बढ़ा दे कि तू लोटो लिया, तो वो गुस्से में वजन कहीं कहे कि लोट हाड़ी रख उड़ा है कि मैं तन लान दूँ। ठीक है ना, वो चीज़। तो दास प्रथा को इससे जोड़ दिया जाता था, या फिर इस तरीके से इसका एक अन्य नाम चलता था जिसे कहते हैं चाकर या फिर हाड़ी। इसे समाप्त करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो इसके लिए आप ध्यान क्या रखेंगे? 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम जो है वो दास प्रथा को समाप्त करता है। उसके बाद में डायन प्रथा निर्मूलन। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्याप्त थी। अब क्या होता था कि इस तरीके की प्रथा होती थी कि स्त्री जो है वो डाकन का रूप हो जाती है, या फिर बच्चों को मार देती है, या फिर बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को खा जाती है। तो इस तरीके का आरोप लगा करके उन महिलाओं को मार दिया जाता था, या जिनके ऊपर शक होता था कि ये ऐसा कार्य यही कर सकती है तो उनको मार दिया जाता था। ये एक तरीके से अंधविश्वास हुआ करता था। ठीक है ना। यह अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन सबसे अधिक था। ध्यान रखना,
आज भी मतलब ये जो मेवाड़ और क्षेत्र है, मेवाड़ प्लस कोटा, मैं मेरी बीएड की ट्रेनिंग थी और मैंने बीएड की ट्रेनिंग के लिए जो इंटर्नशिप मिलती है, वो इंटर्नशिप लॉकडाउन से पहले एक गांव में की थी जिसका नाम था डाकन कोटड़ा। जिसका क्या नाम था, मैं इधर लिख देता हूँ, ये नाम था डाकन कोटड़ा। डाकन कोटड़ा, और डाकन कोटड़ा के बिकरणी गांव है, बिकरणी, ठीक है ना। बिकरणी गांव के अंदर मैंने इंटर्नशिप की थी, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है जो एनजीओ में काम करता है, और उस गांव के अंदर कोई भी टीचर नहीं था, और स्कूल जो थी वो 12वीं तक संचालित थी, और प्लस वहाँ पे जो टीचर थे वो सिर्फ 5वीं तक के ही थे। बाकी उनके पास में कोई ऐसी योग्यता नहीं थी कि वो मतलब 12वीं तक पढ़ा सके। तो हम लोगों ने बिल्कुल जानबूझकर वहाँ पे वो स्कूल लिया था, और वहाँ पे लोग जाने से डरते हैं। आज भी आप वहाँ पे जाओगे ना, तो आप अंदर जाने से पहले आपको अंदर लोग इस तरीके की वो डर डाल देंगे कि मतलब वो एक प्रकार से पहले डाकण वाला क्षेत्र होता था, वहाँ इस तरीके की घटनाएं होती थी, फलाना ढिमकाना, ऐसी आपके अंदर कहानियां बनाएंगे। पहले मेरी भी फट रही थी उधर जाने से, ठीक है ना। तो फिर मैं जब वहाँ पहुँचा और वहाँ का जो वातावरण देखा, बहुत ही अच्छा वातावरण वातावरण है। अगर आप गलत नहीं है तो वो लोग आपके साथ में कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अगर आप वहाँ उनके वातावरण के साथ में किसी भी तरीके की छेड़खानी करते हैं या कुछ और चीज़ करते हैं, तो वो आपकी फिर खैर निकाल के छोड़ेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, प्रकृति प्रेमी लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको भी कभी मौका मिले तो आप उधर जाके उन चीज़ों को जरूर विजिट करें। बहुत शानदार प्रकृति में रहने वाले लोग हैं, और पहले जिस तरीके की आदिवासी समूह के अंदर जो प्रक्रियाएं होती थी ना, आज भी वही ऐसी होती है। वहाँ के कुछ गांव ऐसे हैं, वहाँ पे लोग भी नहीं जाते, वो बाहर की कुछ चीज़ें ही नहीं लाते, अपने गांव की पूरी अपने गांव की चीज़ें खाते हैं। चाहे कुछ भी चीज़ हो, अपने यहाँ पे जैसे कुरकुरे वगैरह मिलते हैं ना, वो वहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है वो। वहाँ के लोग देशी जो चीज़ें होती है वही खाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डायन प्रथा थी वो मेवाड़ के अंदर और मेवाड़ के अंदर और कोटा राज्य में सबसे अधिक प्रचलित थी। और 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपूताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंध करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव डाला, और कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी भी घोषित किया गया। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 1853 के आसपास इस प्रथा को बैन करने से संबंधित प्रयास किए गए थे, ठीक है। तो ये तो थी कुछ कुप्रथाएं जो अपने राजस्थान में प्रचलित थी, और उनको रोकने के लिए अंग्रेजों का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। यहाँ पे अपने को कहना पड़ेगा कि यहाँ पे अंग्रेजों की अच्छी खासी भूमिका रहती है, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे थे और अपने यहाँ वाले सब अनपढ़ थे, तो जो जिसने सुनाया वो वैसे ही कर देते थे। तो यहाँ पे अंग्रेजों का कुल मिला के अच्छा योगदान रहा है। अब आगे देखते हैं शैक्षणिक सुधार क्या होता है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व रहा है। देखो, भले ही भारत की स्थिति बीच में गुलामी की वजह से खराब हो गई हो, लेकिन पहले की बात करें तो भारत विश्व गुरु था। तो भारत का जो समाज है वो प्राचीन काल से शिक्षा के महत्व को लेकर काफी चर्चित है। प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र घरेलू शिक्षा, देखो प्राचीन काल के अंदर मुख्य जो शिक्षा थे, वो शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे। एक तो थी घरेलू शिक्षा, उसके बाद में गुरुकुल शिक्षा, उसके बाद में विद्या आश्रम, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब, मदरसे, मठ आदि, ये सारी चीजें हुआ करती थी। परिवार प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। जो परिवार होता था उसके अंदर प्राथमिक शिक्षा मिलती थी और व्यावसायिक शिक्षा मिलती थी, ठीक है। राजपूताना में भी राजपूताना में भी शिक्षा विभिन्न काल क्रमों से गुजर रही थी। देखो, राजपूताना वाला क्षेत्र का मतलब हो गया जो राजा महाराजा का क्षेत्र हुआ करता था, वहां पे भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता था। अब उनके जो बच्चे थे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे, या उच्च शिक्षा के लिए जो संस्थाएं उस जमाने में होती थी वहां पे शिक्षा प्राप्त करते थे। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देसी शिक्षा यानी इंडिजियंस एजुकेशन से संबोधित किया। देखो, 19वीं शताब्दी से पहले की, देखो लगभग अपन बात करें तो अंग्रेज काफी टाइम से पहले आ गए थे। 18वीं शताब्दी से पहले भी अंग्रेज अपने भारत में आ चुके थे। लगभग बात करें बीच के काल में अंग्रेज आ चुके थे। जैसे आपकी वो ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी उस टाइम अंग्रेज यहाँ पे आ चुके थे। लेकिन उस टाइम ये लोग सिर्फ बिजनेस के ऊपर ध्यान दे रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।
बट जब 19वीं शताब्दी के आसपास वो पहुंचे और उन्होंने 1857 की क्रांति देखी और ये सारी चीज़ें देखी, तो उन्होंने लगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनका बदलाव किया जाना चाहिए। और उस समय वो लोग अपने यहाँ जितने भी लोग लाते थे, उनको वहाँ ब्रिटेन और इंग्लैंड से लाना पड़ता था, तो उनके लिए खर्चा का भी बढ़ जाता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इसी शिक्षा की जो सुविधा है वो इंडिया में कर दी जाए। लेकिन जब वो इंडिया में इस तरीके की सुविधा कर रहे थे, लेकिन उससे पहले अपने भारत में कुछ एजुकेशन सिस्टम प्रणाली चल रही थी, तो उस एजुकेशन सिस्टम प्रणाली को इन्होंने क्या नाम दिया? देशी शिक्षा। और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है उसको? इंडिजियंस एजुकेशन। तो ये चीज ध्यान रखना कि 19वीं शताब्दी से पहले, 19वीं सदी से पहले भारत में जो देशी शिक्षा चलती थी, उसको इंडिजियंस एजुकेशन के नाम से अंग्रेजों ने संबोधित किया। उसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा या फिर पाश्चात्य शिक्षा या फिर आधुनिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आजकल अपन इस चीज को देखते हैं। 19वीं शताब्दी के बाद में जो एजुकेशन दिया जा रहा है, उसको अंग्रेजी शिक्षा या फिर पाश्चात्य शिक्षा या फिर आधुनिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले बात करें तो 1819 ईस्वी के अंदर आधुनिक शिक्षा का केंद्र, आधुनिक शिक्षा का केंद्र, आधुनिक शिक्षा का केंद्र कहां पे खोला गया? अजमेर के अंदर। कहां पे खोला गया? अजमेर के अंदर। आधुनिक शिक्षा का केंद्र अजमेर के अंदर खोला गया था। कब की बात है? 1819 के अंदर। इसके पश्चात पुष्कर, भिनाय एवं केकड़ी में भी स्कूल खोले गए। तो सबसे पहले अपने को इम्पोर्टेंट इस चीज में ध्यान देना है कि जो पाश्चात्य स्कूल थी, पाश्चात्य स्कूल जो थी वो 1819 के अंदर अजमेर के अंदर स्थापित की गई। लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया। देखो, लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया। अब यहाँ इस चीज को समझें कि ईसाई धर्म यहाँ पे कैसे आ गया। अब ये जो अंग्रेज लोग थे वो ईसाई धर्म को मानते थे, तो उनकी जो सिलेबस होती थी उस सिलेबस के अंदर ईसाई धर्म के कुछ चैप्टर होते थे। तो यहाँ की जो स्थानीय जनता है वो इस बात का विरोध करती थी कि हमारे यहाँ पे जो रिलीजन्स है या हमारे यहाँ पे जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाके ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही है। इसलिए इस शिक्षा का काफी सारा विरोध हुआ और परिणाम स्वरूप ये स्कूल बंद करने पड़े। जैसे कि आपको पता है कि अपना भारत जो है वो धर्म को लेकर काफी चर्चा में रहता है, और कई बार धर्म को लेकर के काफ़ी चीज़ें होती है जो समाज के लिए और इस देश के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन ये चीज़ अभी नहीं, अभी की नहीं है, ये चीज़ पहले से ही चली आ रही है। ये केवल 21वीं शताब्दी की देन नहीं है, ये ठेठ 18वीं 19वीं, पहले जब से अपन ये चीज़ें किताबों के अंदर हिस्ट्री देखते हैं तब से ये चीज़ आ रही है। तो उस ज़माने में जो 1819 में आधुनिक शिक्षा के केंद्र स्थापित किए गए थे, उनके अंदर ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाने के कारण जो आधुनिक शिक्षा के जो स्कूल थे उन सबको बंद करना पड़ा, क्योंकि ईसाई धर्म को लेकर काफी सारा विरोध होने लगा। फिर 1835 के अंदर अंग्रेजी भाषा राज्य की भाषा बना दी गई। अब अंग्रेजों को लगा कि इस तरीके से अपन काम चला नहीं सकते, क्योंकि 1819 में स्कूल खुली थी तो लगभग 3-4 साल चली होगी, और वो ईसाई धर्म लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे ईसाई धर्म की जानकारी दी जा रही है तो हिंदू धर्म कहीं ना कहीं समाप्त नहीं हो जाए, इसलिए उन लोगों ने विरोध किया और ये स्कूल बंद कर दी गई। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इस तरीके से ये मामला चलता रहा तो अपने को वापस यहाँ का काम करने वाले कर्मचारियों को इंग्लैंड और ब्रिटेन से लाना पड़ेगा। तो फिर अंग्रेजों ने ये सिस्टम किया कि यहाँ पे अपन एक ऐसा करते हैं, ऐसा सिस्टम या ऐसा एक कानून पारित कर देते हैं जिसके माध्यम से ये कह देते हैं कि यहाँ केवल और केवल अंग्रेजी भाषा ही चलेगी। तो 1835 के अंदर ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंग्रेजी भाषा को राज्य की भाषा बना दी गई। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर आपको कोई व्यापारिक कार्य करना है तो आपको वो सारी चीजें अंग्रेजी में करनी पड़ेगी। तो अंग्रेजी का महत्व बढ़ गया, अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ा। तो अब आपको पता है कि राज्य की भाषा बना दी जाए। अब जैसे अपने यहाँ पे जो सरकारी ऑफिस के कामकाज की भाषा जो है वो हिंदी है, लेकिन साथ साथ में अंग्रेजी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आज ही पूर्णतः ये कह दिया जाता है कि केवल और केवल अंग्रेजी भाषा ही चलेगी, तो जितने भी लोग हैं उनका रुझान है वो अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस जमाने में भी यही हुआ था और बात है 1835 की।
फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। अब 1835 में जैसे ही अंग्रेजी भाषा को राज्य की भाषा बना दी गई, तब अपने राजस्थान के अंदर जो रियासतें थी, जो ठिकाने थे, जो केंद्र शासित प्रदेश थे, उन सब के जो राजा महाराजा या जमींदार वगैरह जितने भी लोग उन चीज़ों को हैंडल करते थे, उनकी ये जिम्मेदारी बन गई कि उनके क्षेत्र के अंदर स्कूलों को ओपन किया जाए। ठीक है, तो रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल धीरे धीरे खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपुताने की सभी रियासतों के अंदर शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 1835 के अंदर अंग्रेजी को राजकीय भाषा बनाने के बाद में ऐसी कौन सी रियासत थी जहाँ पे आधुनिक शिक्षा प्रणाली का कोई भी स्कूल नहीं खुला था? तो वो थी एकमात्र आपकी जैसलमेर। अब इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? तो आप सोच सकते हैं कि जैसलमेर जो है रियासतों के क्षेत्र के अंदर देखें तो काफी पश्चिम में पड़ जाता है। ठीक है, काफी पश्चिमी क्षेत्र रहता है और यहाँ मरुस्थलीय इलाका होने के कारण मुझे लगता है कि वहाँ पे इस तरीके की उस जमाने के अंदर कोई संसाधन नहीं होते होंगे, इस वजह से ये जैसलमेर वो पीछे छूट गया। तो जैसलमेर को छोड़कर जितने भी राजपुताना के जो क्षेत्र थे वहाँ पे ये सारी शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बनने लगे। देखो, यहाँ पे आपको चीज ध्यान रखनी है कि आधुनिक काल के जो शिक्षा के स्कूल थे, प्राथमिक स्कूल को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत किया जाता था और मिडिल स्कूल जो है वो हाई स्कूल में क्रमोन्नत होते थे। कहने का मतलब ये होगा कि 5वीं की स्कूल है फिर 8वीं तक, फिर 8वीं की स्कूल है वो 10वीं तक, फिर 10वीं की स्कूल है वो 12वीं तक, इस तरीके से क्रमोन्नत होती थी। तो ये प्रक्रिया उस जमाने में भी चलती थी। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। अब देखो, सबसे पहले अंग्रेजों ने जो अपने राजस्थान के अंदर आधुनिक शिक्षा का जो स्कूल खोला था वो खोला था 1819 ईस्वी में। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 1819 ईस्वी में खोला था। लेकिन ये ईसाई धर्म को लेकर होने वाले विवाद के कारण बंद कर दिया गया। फिर आपको डेट याद रखनी है 1835। 1835 के अंदर अंग्रेजी भाषा को राजकारी जो राजकीय भाषा वो बना दिया गया। अब सबको बढ़ावा दिया जाने लगा, तो जो 1819 के अंदर जो स्कूल थी ना, वही क्रमोन्नत हो गई और हाई स्कूल बन गई। तो पूरे राजस्थान में उस जमाने में एक ही स्कूल थी जिसका नाम था हाई स्कूल, और वो स्कूल कहाँ पे थी? वो थी 1851 और कहाँ पे? अजमेर के अंदर। ठीक है, तो देखो, इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना और रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ हुई। राजपूत शासकों, रियासतों के शासक राजकुमार सामंतों के पुत्र के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंधन करने के उद्देश्य से 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अंग्रेज में मेयो कॉलेज की अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका प्रथम सत्र 1875-76 में प्रारंभ हुआ। अब देखो, अंग्रेजों का ज्यादातर काम किसके साथ में पड़ता था? डायरेक्ट किसानों के साथ में अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं था। अंग्रेजों ने संधियां की थी रियासतों थे। ठीक है, तो अब राजा के जो पुत्र है या फिर जो सामंत है, जो जमींदार और जमींदार से डायरेक्ट किसानों के साथ में जो लगान वसूलते थे, उनके पास में जो ब्रिटिश सरकार के जो लेटर पहुंचते थे उनको वो पढ़ना नहीं आता था। तो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत वाली चीज ये थी कि रियासतों के जो शासक है, उनके राजकुमार, उनके शासक और जो सामंतों के जो पुत्र हैं, उनको अंग्रेजी शिक्षा दी जानी बहुत ही जरूरी है। और अगर अपन बात करें 1851 वाले उस जमाने की, तो उस जमाने में अपने यहाँ पे एक वायसराय था 1872 के अंदर, जिसका नाम है लॉर्ड मेयो। ठीक है, उसी के नाम पर अजमेर के अंदर एक कॉलेज स्थापित की गई जिसका नाम रखा गया मेयो कॉलेज। और ये मेयो कॉलेज है, इसका प्रथम जो सत्र है वो प्रारंभ हुआ था 1875 और 76 के अंदर। तो दो चीज आपको इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, हाई स्कूल 1851 के अंदर वो भी आपके अजमेर के अंदर, और मेयो कॉलेज वो भी आपके अजमेर के अंदर स्थापित होती है 1872 के अंदर। मेयो कॉलेज किसके नाम पे रखी गई? तो वाइस राय लॉर्ड मेयो के नाम पर इसका नाम रखा गया और ये अजमेर के अंदर 1872 के अंदर खोली गई। ठीक है, और इसका जो प्रथम सत्र है वो 1875 से 76 के मध्य चला था।
पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की।